नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ और कार्यक्रम है बात पते की। आपका स्वागत है। और मुद्दा है कि क्या कन्हैया कुमार की भ्रूण हत्या की जा रही है। इस देश में दो ही पार्टियां हैं जो कि कार्डर बेस्ड मानी जाती है, एक है बीजेपी और दूसरा ही है कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में भी अब कार्यकर्ताओं की सलाह लेने की बजाय हाई कमांड से डिसीजन होने लगा है। कन्हैया कुमार के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि हाई कमांड ने बात की लालू यादव से या महागठबंधन से और फिर उनका नाम तय कर दिया गया। फिर नीचे की इकाई ने भी उस पर मुहर लगा दी कि जब आपने पहले से तय ही कर लिया है तो फिर हमारी राय का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता। बीजेपी में तो बहुत पहले हाईकमान कल्चर शुरू हो गया था। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो अपने एक तरह से अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, वहाँ पे भी हाईकमान कल्चर है। तो क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? क्या कन्हैया का जो बोलने की कला है, भाषण देने की कला है, उससे पार्टी के कुछ नेता डरे हुए हैं, या जानबूझकर के ऐसा किया गया, साजिशन ऐसा किया गया? उनका बेगूसराय में क्या अस्तित्व रहेगा, कितनी मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। रितेश जी, क्या लग रहा है, क्यों ऐसा किया गया? नहीं, मुझे तो लगता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कन्हैया जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके महासचिव इस समय सुधाकर रेड्डी हैं, जिसमें डी राजा राष्ट्रीय सचिव हैं। तो इस पार्टी में आपको याद हो अगर, अतुल कुमार अंजान भी एक राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे। वो भी बड़े ओजस्वी वक्ता और छात्र संघ के अध्यक्ष अभी भी हैं, शायद पदाधिकारी नहीं है। हाँ, तो पता नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को कुछ ओजस्वी वक्ताओं से तकलीफ हो जाती है और उनको वो तुरंत चुनाव में लड़ा उड़ा के निपटा देना चाहते हैं। अतुल कुमार अंजान को भी घूसी से लड़ा के बहुत शुरुआती दौर में ही निपटा दिया गया। जो उभरने की और पार्टी में छाने की, पार्टी के नेतृत्व करने की, पार्टी के किसी अलग फोरम की नेतृत्व करने की क्षमता आने में विकसित हो सकती थी, तो उनको चुनावी राजनीति में शुरू में ही उतार के उनको हारने का मौका देकर उनकी राजनीतिक हत्या एक तरह से। तो क्या लग रहा है कन्हैया कुमार के मामले में भी ऐसा हो रहा है? कुछ है इसके पीछे साजिश या यूं ही गलती हो गई? और राजनीति तो कयास का मामला ही है सर इसको, लेकिन इसको मुझे नहीं लगता कि अतुल कुमार अंजान के साथ जो हुआ वो कन्हैया कुमार के साथ नहीं होगा। कन्हैया कुमार से भी हो सकता है कुछ लोग राष्ट्रीय नेतृत्व में, चाहे वो सुधाकर रेड्डी हों या डी राजा हों। आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सचिव कौन है? आप पूछ लीजिए, किसी को नहीं मालूम होगा। नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम होगा, जनरल लोग। आप प्रकाश करात और सुधाकर रेड्डी की पार्टी का नाम पूछ लीजिए, मालूम नहीं होगा। नहीं होगा। इतने लो अवेयरनेस में कन्हैया कुमार की जो लोकप्रियता है, सोशल मीडिया पे देखिए, उनके यूट्यूब के वीडियो के व्यूज़ देखिए, लाखों लाख में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोदी जी की बजाते हैं। मोदी जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो सुन के लोगों को मज़ा आता है। गंभीर राजनीतिक बात मज़े के साथ, हास्य के साथ, व्यंग के साथ करने की जो अदा है कन्हैया कुमार की, इसकी वजह से वो लोकप्रिय है। तो क्या सिर्फ इस आधार पे कम्युनिस्ट पार्टी में टिकट मिलेगा? क्या इस आधार पे कम्युनिस्ट पार्टी इतना वैचारिक रूप से संकटग्रस्त हो गई है, कार्यकर्ताओं का अकाल हो गया है कि वो कोई भी नेता जो तुरंत से यूनिवर्सिटी में एक विवाद से, वो भी एक ऐसा विवाद जिस विवाद को लेकर देश में कन्हैया कुमार के बारे में अच्छी राय नहीं रखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन पर आए दिन गाए बगाए हमले होते रहते हैं। क्षेत्र में भी उनके साथ बदसलूकी, क्षेत्र में भी उनके साथ बदसलूकी हो रही है, क्योंकि अब वो बिहार नहीं रहा जो मोदी के पहले था। 2014 के पहले जो बिहार था वो बिहार अब 2014 के बाद नहीं है। 2014 के पहले जो देश था वो देश अब 2014 के बाद नहीं है। देश में काफ़ी चीज़ें पोलराइज हो चुकी हैं, लोगों के सोचने का नज़रिया, लोगों के देखने का नज़रिया, सब कुछ बदल चुका है। और जिस आदमी को लेके लोगों की राय अच्छी है, बुरी है, वो जो भी है, अच्छी है तो भी स्ट्रॉन्ग है, बुरी है तो भी स्ट्रॉन्ग है। तो कन्हैया कुमार को मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व में लोग बैठे हुए हैं ना, उसमें कुछ लोग असहज महसूस कर रहे होंगे कि भाई हम नेता, हमारा तो कोई पूछता ही नहीं, कोई ना टीवी वाला पूछता है, ना बाइट लेता है हमसे। कन्हैया कुमार चाह रहता है, तो इनके थर्मामीटर का पारा जो है उतारना पड़ेगा। तो अच्छा, एक और चीज़ कन्हैया कुमार के, चलिए ये तो पर गई पार्टी के बाद, डॉक्टर भोला सिंह का निधन हो गया। अब वहाँ की जो बेगूसराय भूमिहार बहुल सीट है, तो बात अब ये हो रही है कि जो नवादा वाले गिरिराज सिंह है, जो हिंदुत्व का एक तरह से चेहरा है, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। हालांकि अभी तो वो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा तो नवादा से, नहीं तो नहीं लड़ूंगा, तरह तरह की बातें। खैर हाईकमान कहेगा तो वो लड़ेंगे ही। तो कन्हैया कुमार भी भूमिहार हैं, लड़ाई वहाँ पर भूमिहारों में ही होनी है। तो कन्हैया कुमार कहाँ अपने को पाते हैं? देखिए, गिरिराज सिंह, पहले तो कन्हैया पे बात करूँ से पहले, गिरिराज सिंह के बेगूसराय से लड़ने की संभावना है, लेकिन उनके मुजफ्फरपुर से लड़ने की और ज़्यादा संभावना है। ये दोनों भूमिहार बहुल सीट हैं। मुजफ्फरपुर तो खैर निषाद सीट भी है, वहाँ निषाद का भी काफ़ी वोट है। और महागठबंधन में जो अभी मुकेश सहनी की एंट्री हुई है, उससे वो दरभंगा या मुजफ्फरपुर के दावेदार हो गए स्वाभाविक रूप से।
और गिरिराज सिंह नवादा दोबारा लड़ना भी चाहते हैं, नहीं भी लड़ना चाहते हैं, दोनों बात है वहाँ, दोनों बात है। तो हम गिरिराज सिंह के चक्कर में ना पड़े, लेकिन वहाँ क्लैश हो रहा है ना, वो जो बीणा देवी हैं जो सूरज भान की वाइफ है, वही वो असल में ये सारे संकट खड़े हुए हैं मुंगेर लोकसभा सीट से। हाँ, मुंगेर लोकसभा सीट जहाँ से अभी बीणा देवी लोजपा की सांसद हैं, हाँ। और सूरजभान सिंह 2004 में बेगूसराय से वो बलिया लोकसभा सीट, बेगूसराय में उस समय 2 लोकसभा सीट थी जी, एक बलिया लोकसभा सीट थी और एक बेगूसराय लोकसभा सीट थी, जिसमें बेगूसराय के 2 विधानसभा सीट थे और बाकी दूसरे जिलों की सीटें थी। वैसे ही बलिया लोकसभा में 5 विधानसभा सीट बेगूसराय के थे और 2 बाहर के थे एक। तो 2004 में लोकसभा बलिया जो था उससे सूरजभान सिंह लोजपा के टिकट पे ही चुनाव जीत चुके हैं। उस समय लालू यादव और रामविलास पासवान का गठबंधन था। अब बीणा देवी एनडीए में लोजपा के टिकट पे मुंगेर से 2014 का चुनाव जीती। इस बार जो एनडीए में बिहार के, अब आप कह लीजिए कि नीतीश कुमार के नंबर 2 हैं ललन सिंह, जो राजनीतिक रूप से काफ़ी पावरफुल हैं। उनके लिए कुछ भी किया जा सकता है। नहीं, उनके लिए कुछ भी किया सकता है और वो किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ललन सिंह को मैं आप एक सही शब्द मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि कहूँ लोग समझ भी लें और कोई मानहानि का मुकदमा ना हो कल को, तो आप ये कह सकते हैं कि राजनीति के वो ठेकेदार हैं। किस पार्टी में कौन आदमी क्या करेगा ये अपनी पार्टी में रह के भी वो तय कर सकते हैं। वो एक क्रॉस उनका प्रभाव है। और बिहार के जितने बड़े बड़े डॉन हैं वो अनंत सिंह से इसी तरह से खुले में थोड़े बात कर रहे हैं कि देख लूँगा। जितने बड़े बड़े डॉन हैं वो सारे डॉन जो हैं, सारे डॉन के बिहार में जो राजनीतिक रूप से आका रहे हैं वो लालू यादव रहे, कुछ लोगों के अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस वाले रहे, कुछ लोगों के ललन सिंह रहे। और ये सब आपस में ललन सिंह अखिलेश सिंह वगैरह एक समय में दोस्त भी हुआ करते थे। अखिलेश जी की बहुत मदद से बहुत सारे अंडरवर्ल्ड वालों का कल्याण होता रहा है अलग अलग वजहों से, जिसके बारे में हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। वो जो बिहार की राजनीति और राजनेताओं के चर्चे जानते हैं वो उनको मालूम होगा। तो ललन सिंह की वजह से अब वो प्रॉब्लम हो रहा है कि ललन सिंह लड़ेंगे वहाँ, तो बीणा देवी को ये चाहते हैं कि बेगूसराय चली जाए, लेकिन बीणा देवी बेगूसराय नहीं लड़ना चाहती, वो नवादा जाना चाहती हैं। नहीं, वो मुंगेर ही रहना चाहती हैं। बीणा देवी एक बार नवादा लड़ चुकी हैं और भोला सिंह से हार चुकी हैं, लेकिन 2004 में लोकसभा से बेगूसराय जीत चुके हैं सूरजभान। तो अब उनके पास विकल्प दोनों हैं। ललन सिंह अगर मुंगेर ही लड़ेंगे तो या तो उनको नवादा जाना है या बेगूसराय जाना है। अगर बेगूसराय जाएंगे तो कन्हैया का मुकाबला बहुत टफ होने वाला है। सूरजभान सिंह बेगूसराय के प्रॉपरली रहने वाले तो नहीं हैं, लेकिन उनका ससुराल बेगूसराय है, उनका ननिहाल बेगूसराय है, और जिस चीज़ के लिए वो मशहूर हैं उसका का पूरा कार्यक्रम उनका बेगूसराय में ही रहा। अंडरवर्ल्ड के जो भी उनके रिश्ते और सब कुछ, पूरी कर्मभूमि। लेकिन बिहार के बाकी डॉन में और देश के भी बाकी डॉन में और सूरजभान सिंह में एक ही खासियत है, अंतर। ये डॉन आप पूरे देश के किसी डॉन को उठा के देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। सूरजभान सिंह अकेला डॉन है जिसने अपने पीछे 100-200 लोगों को करोड़पति बनाया। सूरजभान सिंह ने खुद का साम्राज्य नहीं खड़ा किया, अपने साम्राज्य के साथ साथ अपने पीछे मोटरसाइकिल पे चलने वालों को आज पजेरो और स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर चढ़ा दिया। और एक एक के परिवार में 3-3 गाड़ियां हैं। वो 5 लाख के जेवर पहन के चेन ये वो चलते हैं। उनके पास 5 करोड़ साल का काम है, रोड का, नाले का, जो भी हो। सूरजभान सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सबको बनाया। तो उनके लिए बेगूसराय लड़ना आसान है, उनके पास कार्यकर्ता भी हैं, उनका नेटवर्क है। और वो जब वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो आप मान के चलिए कि उनके काफिले में अभी तो कन्हैया कुमार 5 गाड़ी लेके चल रहे हैं, जिस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि कन्हैया भाई गरीब के बेटा हैं, गरीब का बेटा है कहते हैं, और ये 5 गाड़ी कहाँ से लेके घूमते रहते हैं। सूरजभान को तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, उनके पीछे 100 गाड़ी लग जाएगी। तो ये अगर वहाँ से लड़ेंगे कन्हैया कुमार तो इनके लिए होगी काफ़ी मुश्किल। एक तो पार्टी के सारे लोग खुश नहीं हैं। एक होता है कि पार्टी में 90% लोग खुश है, 10% तो कभी कभी फैसला कोई भी वो नाराज़ हो सकता है। इसलिए वहाँ की पार्टी में वो जिला परिषद जो रिकमेंडिंग बॉडी है लोकसभा चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट को तय करने के लिए, उसने बड़ी नाराज़गी से जो प्रस्ताव 16 फरवरी को उनकी मीटिंग थी और उसने ये प्रस्ताव में लिखा है, उस प्रस्ताव में जो प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया उसमें लिखा है कि चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ने कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का ऐलान पहले से ही कर रखा है, उनको उम्मीदवार के तौर पर पहले से ही पेश कर रखा है, तो जिला परिषद में इस बिंदु पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम आपके फैसले के साथ हैं। तो पार्टी
कि जिला परिषद ने पार्टी के नेतृत्व को ये तो कह ही दिया कि भाई आपकी मर्जी, आपको जो करना दोनों करो। तरफ से उनको दिक्कत होने वाली है, पार्टी की तरफ से भी दिक्कत होने वाली है क्योंकि कार्यकर्ता है और वहाँ के जो नेता हैं वो खुश नहीं है, और दूसरी तरफ चाहे उनका गिरिराज सिंह से मुकाबला हो और चाहे बीणा देवी से मुकाबला एक और कैंडिडेट, हाँ, उनके लिए एक और कैंडिडेट बेगूसराय में ही है। बेगूसराय में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं रजनीश कुमार, जो सेकेंड टाइम एमएलसी हैं। वो एक लोकल बॉडी इलेक्शन होता है जिसमें वो गांव के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सारे लोग मिलके वोट करते हैं। तो वो लोकल बॉडी बेगूसराय खगड़िया एक सीट है विधान परिषद में, उसके वो सेकेंड टाइम एमएलसी हैं और विधान परिषद में चीफ रजनीश कुमार डिप्टी चीफ में भूमिहार हैं, बेगूसराय के हैं, लोकल हैं और लगातार 10-12 साल से राजनीतिक रूप से वहाँ बहुत सक्रिय हैं। और बेगूसराय में इस समय भोला सिंह के गुजरने के बाद भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। तो अगर गिरिराज सिंह आते हैं तो कन्हैया के सामने संकट ये है कि कन्हैया को वो गाली देंगे, वो कहेंगे देशद्रोही, वो जेएनयू की सारी चीज़ें घूम घूम के बताएंगे गली चौराहे पे, और कन्हैया कुमार मोदी जी को गाली देंगे, वो गिरिराज सिंह को गाली दे नहीं पाएंगे, उनके पास गाली देने के लिए मोदी जी हैं। तो उस चुनाव में फिर भी गिरिराज को फ़ायदा होगा। अगर रजनीश कुमार लड़ गए उनके खिलाफ भाजपा से तो इनको लोकल कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट, और रजनीश कुमार आर्थिक रूप से संपन्न कैंडिडेट हैं, राजनीतिक रूप से संपन्न हैं, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, लगातार सिक्किम के अभी प्रभारी भी हैं बतौर सचिव। तो पार्टी का राष्ट्रीय सचिव जब चुनाव लड़ेगा तो उसको आप देखिए कि पार्टी के कार्यकर्ता भी उसके साथ होंगे। अगर बीणा देवी को टिकट मिल गया, वो सीट अगर भाजपा को ना मिली, लोजपा को मिल गई और बीणा देवी वहाँ से लड़ गई, तो सूरजभान का जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, उनका वहीं ननिहाल है, उनका वहीं ससुराल है, वो उनको फायदा देगा। मतलब चारों तरफ से कन्हैया के पास कोई भी कैंडिडेट आए वो सारी तरफ से मुश्किल में घिरे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इसीलिए मुझे ये आशंका है कि राष्ट्रीय नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कन्हैया के राजनीतिक भविष्य को थोड़ा समय के साथ तुरंत उसको कंट्रोल करने के लिए उनको कहा कि इनको तुरंत चुनाव में डाल दो। हो सकता है, देखिए राजनीति में ऐसा होता है, कई बार अपने जो दिखते हैं वो अपने होते नहीं हैं। मतलब ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा जाता है ना, जो दिखता है वो है नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। राजनीति में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। जो नेतृत्व लगता है कि बहुत आपको चाह रहा है, वो यही हो सकता है कि अंदर से आपको निपटाना चाह रहा हो। क्या अंदर की सच्चाई है तो कम्युनिस्ट पार्टी ही जाने। लेकिन यदि कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़ते हैं, क्योंकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि महागठबंधन में सीपीआई शामिल होगी कि नहीं होगी, अभी लेटेस्ट खबर ये है कि अभी तय नहीं हुआ है, तो तेजस्वी नहीं चाहते। हाँ, तेजस्वी नहीं चाहते हैं, तो अभी ये तय होना है। और यदि वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं महागठबंधन की तरफ से तो भी जो है उनको दिक्कत। तिवारी जी, वो ये जो बेगूसराय लोकसभा सीट है उसका मैं एक समीकरण अभी बता देता हूँ, चूँकि इससे रिलेटेड है और हम लोग बातचीत के क्रम में भूल गए उस चीज़ को बताना। जो बेगूसराय की लोकसभा सीट से आखिरी बार सीपीआई का एमपी बने वो 1996 में बने, जब बेगूसराय और बलिया दोनों लोकसभा सीट से सीपीआई के कैंडिडेट एमपी बने। बेगूसराय से रमेंद्र कुमार एमपी बने, जो रहने वाले हजारीबाग के हैं, ट्रेड यूनियन लीडर हैं। बलिया लोकसभा सीट से शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एमपी बने, जो उस समय विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो दरभंगा है उससे एमएलसी थे और बिहार में शिक्षकों के नेता हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के, वो उस समय अध्यक्ष थे, अभी इस समय महासचिव हैं। 96 के बाद जब 98 में चुनाव हुआ तो सीपीआई हार गई और वहाँ से जीते राजवंशी महतो आरजेडी के। 99 में फिर चुनाव हुआ लोकसभा का, तुरंत ही चुनाव होना पड़ा, वो 13 महीने की सरकार जब गिर गई तो उस चुनाव में राजवंशी महतो हार गए, वो चले गए राजवंशी महतो 3 नंबर पे। राजवंशी महतो का टिकट कट गया, आरजेडी का कैंडिडेट अशोक महतो को बनाया गया था, जो उस समय बिहार सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री थे, गन्ना राज्य मंत्री थे। उनको टिकट दिया अशोक महतो को, 3 नंबर पे चले गए। आरजेडी जीता था जो 98 और 99 में 3 पे गया, सीपीआई 2 पे बनी रही, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह कैंडिडेट थे। फिर चुनाव हुआ 2004 का। 2004 के चुनाव में लोजपा के सूरजभान सिंह 99 में रामजीवन सिंह जीते, 99 में जेडीयू के रामजीवन सिंह जीते। आरजेडी राजवंशी महतो जो 98 जीता था वो चला गया 99 में 3 नंबर पे, सीपीआई के शत्रुघ्न सिंह बने रहे 2 पे। 99 के बाद जब 2004 में चुनाव हुआ तो रामजीवन सिंह हार गए, 3 नंबर पे चले गए जेडीयू के। 2 नंबर पे सीपीआई बना रहा, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बने रहे। 1 नंबर पे आ गए लोजपा के सूरजभान सिंह, जो लालू और रामविलास पासवान के अलायंस में थे। 2009 का चुनाव हुआ, लोजपा का कैंडिडेट अनिल चौधरी 3 नंबर पे चले गए, हार गए। 2 नंबर पे सीपीआई के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बने रहे। 1 नंबर पे आए जेडीयू के मुनाजिर हसन। फिर 2014 का चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में भी कम्युनिस्ट पार्टी में यही
जो केंद्रीय नेतृत्व जो पार्टी के संविधान के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बदमाशी करके जब फैसले करता है तो कैसे पार्टी की दुर्गति होती है, वो देखिए कि जो पार्टी बिना किसी गठबंधन के 1998, 99, 2004 और 2009 किसी पार्टी के साथ इनका कोई गठबंधन नहीं हुआ, वो लगातार 2 नंबर पे बनी हुई थी। जीतने वाली पार्टी हर अगले चुनाव में 3 नंबर पे जा रही थी। ये 2014 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने के बावजूद, नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री थे, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, इसके बावजूद इनका कैंडिडेट 3 नंबर पे चला गया, राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो उस समय राज सचिव थे। क्योंकि जिला परिषद ने, इसी जिला परिषद ने जिसने इस बार लिखा है कि आपने पहले फैसला जब कर ही लिया है कन्हैया कुमार का, तो हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे राय विचार की कोई ज़रूरत नहीं, जो मने वो करो, हम आपके साथ हैं। यही जिला परिषद ने उस समय 2014 में लिख के दिया कि शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हमारे कैंडिडेट होंगे, हमारी तरफ से यह सिफारिश है। राज्य सचिव उस समय राजेंद्र प्रसाद सिंह हुआ करते थे, जो खुद भी बेगूसराय के रहने वाले हैं, उन्होंने अपना नाम उसमें डलवा लिया राज्य सचिव मंडल में, और केंद्रीय नेतृत्व ने उसको पास कर दिया। राजेंद्र प्रसाद सिंह टिकट ऐलान हुआ और पार्टी में हो गई मारपीट। जिस जिला दफ्तर, उनका पार्टी का ऑफिस का नाम है कार्यानंद भवन, वहाँ मारपीट होती थी, वहाँ धरना प्रदर्शन होता था। वो चुनाव क्या लड़ते, वो अपने ही पार्टी के मारपीट और विवाद में फंसे रहे, और उनका कैंडिडेट 1 नंबर, जो 4 चुनाव बिना गठबंधन के 2 नंबर पे पार्टी रही, वो पार्टी गठबंधन के साथ तीसरे नंबर पे पहुंच गई। ये दुर्गति हुई। तो कन्हैया कुमार भी ऐसी ही किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, दुर्गति होती आई है, अब क्या होती है। इस बार कन्हैया कुमार कितना कामयाब होते हैं। उनको भी नेतागिरी का शौक चढ़ा है, बहुत यहाँ देश भर में घूम घूम करके लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, लेकिन राजनीति कितना समझ पाए वो बेगूसराय की, ये देखने वाली बात होगी। जो भी इसमें अभी अपडेट होगा, अभी यहाँ की राजनीति कई टर्न लेगी। महागठबंधन में CPI शामिल होगी कि नहीं होगी, शामिल होगी, उसके बाद कैंडिडेट कौन होगा, पता चला कि महागठबंधन में शामिल नहीं तो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट आ जाएगा। तो लड़ाई जो है बहुत वहाँ दिलचस्प। महागठबंधन का जो खुद का कैंडिडेट है, पिछली बार जो नंबर 2 थे भोला सिंह जीते, नंबर 2 पे थे तनवीर हसन, 4 लाख वोट आया उनको। भोला सिंह को जो वोट आया उसके नीचे तनवीर हसन थे 2 नंबर पे, RJD के कैंडिडेट, और CPI के कैंडिडेट को तो 1.5 लाख वोट आया। तो RJD में जो RJD के नेता हैं, गठबंधन में जो चर्चा हो रही है उसमें कह रहे हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट तो आपसे बहुत मजबूत है, खुद ही तनवीर हसन हमारा अपने पास कैंडिडेट है। इसीलिए आप देखिए तेजस्वी इसीलिए चाहते हैं कि इसीलिए जो भी लेफ्ट पार्टीज की जो रैली हुई थी, उस रैली को आपको अगर याद हो, जिसमें मंच पे सेंटर में पटना गांधी मैदान में कन्हैया को बिठाया गया था, वहाँ तेजस्वी नहीं गए थे, वहाँ तनवीर हसन को भेजा गया था, ये बताने के लिए कि हमारा नेता तनवीर हसन। तो हो सकता है अभी राजनीति कई करवट ले, और जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।